हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आज का टॉपिक है हमारा यदि आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में न्यून कोण पर प्रवेश करें। समझ में आई? यदि आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में न्यून कोण पर प्रवेश करता है, मतलब थीटा कोण पे, तो थीटा जो है वो 0 से तो बड़ा है और 90 से छोटे। 90 से छोटे कोण है वो न्यून कोण कहलाते हैं। तो 90 से छोटे कोण पे अगर प्रवेश कर रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कौन? आवेशित कण, तब उसका पथ कैसा होगा? तो इसकी स्थिति बनाते हैं। देखो, जैसे मान लेते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस दिशा में, इस दिशा में क्या है? चुंबकीय क्षेत्र बी है। अब यहां से इस चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पे, ये यहां पे थीटा कोण पे कौन प्रवेश करा? आवेशित कण प्लस का क्यू। ये थीटा कोण में प्रवेश करा, तो जैसे ही इस पे ये प्रवेश करेगा तो ही से ये क्या कराएगा? इस तरीके से गोला का इस प्रकार की आकृति बनेगी, तब ये इस मार्ग पे चलाएगा। आवेशित कण इस मार्ग पे चलाएगा। समझ गए? ये आवेशित कण इस मार्ग पे चलेगा। जैसे ये थीटा कोण प्रवेश करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र इससे इस तरीके से घुमा देगा, इस तरीके से चलेगा। अगर ये बी वेग से प्रवेश करा है तो इसके दो घटक होंगे, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। ये वाला जो घटक होगा ये क्षैतिज होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और ये होगा इसका ऊर्ध्वाधर घटक। तो बी का क्षैतिज घटक क्या आएगा? थीटा देखो इसके साथ है, तो क्षैतिज घटक आएगा बी कॉस, इस डायरेक्शन में क्या आएगा? बी कॉस थीटा। और ऊर्ध्वाधर घटक क्या आ जाएगा? बी साइन थीटा। ठीक है, इस वेग बी का क्षैतिज घटक आएगा बी कॉस थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक आएगा बी साइन थीटा। अब जैसे ये प्लस का क्यू यहां से इसे प्रवेश कराएगा चुंबकीय क्षेत्र में, तो क्षैतिज घटक क्या कर रहा है? इसमें ये कह रहा है कि आगे बढ़ो। क्षैतिज घटक कह रहा है आवेशित कण से आगे बढ़ो, और ऊर्ध्वाधर घटक कह रहा है आगे मत बढ़ो, ऊपर को चलो। यानी कि तब ये इलेक्ट्रॉन क्या कराएगा, मतलब आवेशित कण क्या कराएगा? आगे भी बढ़ना है उसे और ऊर्ध्वाधर भी चलना है। आगे ही बढ़ना है तो ऊर्ध्वाधर भी चलना है, तो क्या कराएगा आवेशित कण? ठीक है, इस प्रकार से गति करेगा, आगे ही बढ़ेगा और ऊर्ध्वाधर भी गति कराएगा, इस तरीके से। समझ गए? इस तरीके से चलेगा। तो ये जो गति होगी ये गति कहलाएगी कुंडली नुमा गति। कौन सी गति है? कुंडली नुमा गति, जिसमें आवेशित कण आगे भी बढ़ता है और साथ ही साथ वृत्ताकार मार्ग पर भी गति करता है। जब आवेशित कण थीटा कोण पर, और ये न्यून कोण है, ठीक है, न्यून कोण पर चुंबकीय क्षेत्र बी में प्रवेश करता है, तब इसके दो घटक करने पर, तब वेग बी के दो घटकों में वियोजित करने पर, वेग बी को दो घटकों में वियोजित कर दो,
तो पहला आएगा क्षैतिज घटक, तो इसका क्षैतिज घटक क्या होगा, ये क्या है बी कॉस थीटा। और ऊर्ध्वाधर घटक क्या है, तो ये आ जाएगा आपका बी साइन थीटा। क्षैतिज घटक क्या करेगा, क्षैतिज घटक आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चलाएगा। ये क्या करेगा, आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चलाएगा इधर को, ठीक है। क्षैतिज घटक आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चलाता है, दिशा में चलाता है। और ऊर्ध्वाधर घटक का क्या काम है, ऊर्ध्वाधर घटक आवेशित कण को, ऊर्ध्वाधर घटक आवेशित कण को वृत्ताकार मार्ग प्रदान करेगा, ऊर्ध्वाधर गति में चलाएगा। कैसे चलाएगा, ऊर्ध्वाधर गति में। ऊर्ध्वाधर घटक आवेशित कण को ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार मार्ग पर चलाता है, ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार मार्ग पर गति कराता है। तो इस प्रकार आवेशित कण को अब आगे भी बढ़ना है और ऊर्ध्वाधर गति भी करना है। तो ये गति कैसे कहलाएगी, आगे बढ़ती हुई ऊर्ध्वाधर गति, तो कहलाई कुंडली नुमा गति, क्योंकि ये क्या बनती है, कुंडली बन जाती है। अतः इस प्रकार आवेशित कण एक कुंडली नुमा गति करता है, एक कुंडली नुमा गति करता है। उतार लीजिए। अब देखो इसके आगे, अब आप हेडिंग लगाएंगे पथ की पिच, इसी वाली गति में। या फिर इसी कहते हैं चूड़ी अंतराल। तो जब कोई कौन है, ये कौन गति कर रहा है इस तरीके से, आवेशित कण। तो जब आवेशित कण किस प्रकार की गति कर रहा है, ये कुंडली नुमा। तो जब आवेशित कण कुंडली नुमा गति करता है, तब एक आवर्त काल में, कितने समय में, एक आवर्त काल में। और एक आवर्त काल का मतलब क्या पढ़ाया था कल, आवर्त काल टी का फार्मूला क्या था, क्या था, क्यू बी बटे 2 पाई। ये आवर्त काल का फार्मूला था, देखो जरा, क्यू बी बटे 2 पाई है, ये आवृत्ति का था। आवर्त काल का है 2 पाई एम बटे क्यू बी, सही है। ये आवर्त काल का, एक आवर्त काल में कितना समय होता है, 2 पाई एम बटे क्यू बी। तो इतने समय में कौन, इतने समय में आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है, जितनी ये दूरी तय करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, पथ की पिच। तो जब आवेशित कण या कोई आवेशित कण, चलो कोई आवेशित कण, आवेशित कण कुंडली नुमा गति में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कुंडली नुमा गति में एक आवर्त काल में
एक आवर्तकाल में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में जितनी दूरी तय करता है, जितनी दूरी तय करता है वह पथ की पिच कहलाती है या चौड़ी अंतराल कहलाता है। जैसे समझो वैसे। कोई आवेशित कण कुंडली नुमा गति में एक आवर्तकाल में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जितनी क्षैतिज दूरी तय करेगा, यानी जितनी दूरी ये तय करेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, वही क्या कहलाएगी? पथ की पिच। क्या चीज तय कर रहा है? दूरी। तो हमें दूरी तो ही निकालना है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। हमें चाहिए दूरी, तो दूरी बराबर क्या होगी? चाल गुणा समय, यही तो होगी। अब दूरी कौन है? पथ की पिच। तो पथ की पिच को हम P से दिखा देते हैं। चाल कौन सी होगी? क्षैतिज चाल। चाल कौन सी होगी? क्षैतिज। तो क्षैतिज हो जाएगी b cos थीटा हो जाएगी। और समय क्या होगा? आवर्तकाल यानी t। तो t का जो मान आ जाएगा b cos थीटा, और ये हो जाएगा 2 पाई m बटे QB। यही आपका आंसर है। उतारिए, ध्यान सुनो। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? ये कौन सा निशान है? समाकलन का। और बीच में गोल कर दो तो इसका मतलब क्या है? बंद समाकलन हो गया। अब यहां मैंने लिखा बी, कौन क्या हो गया? ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र। डॉट ये लगा दिया डीएल। तो ये डीएल क्या है? अल्पांश की लंबाई है वही। और डॉट है तो अदिश गुणनफल है। डॉट का मतलब कौन सा गुणनफल है? अदिश गुणनफल। तो अब यहां पे सुनो, इसे हम क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र बी का, देखो तो ये बंद समाकलन है। चुंबकीय क्षेत्र और डीएल से जब यहां डॉट प्रोडक्ट हो गया तो हम इसे कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। इसे क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन न्यू जीरो। इसे कहते हैं निर्वात की चुंबकीयशीलता। निर्वात की चुंबकीयशीलता। और यहां से मैं सिग्मा आई से गुणा कर दूं तो ये क्या है? परिपथ में कुल धारा। अब परिभाषा बताओ, एम्पियर की परिपथीय नियम क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम है किसी बंद परिपथ में, परिपथ कैसा होना चाहिए? हाँ ये ध्यान देना, क्योंकि ये क्लोज समाकलन है, बंद समाकलन है, इसलिए परिपथ कैसा होना चाहिए? बंद। तो किसी बंद परिपथ में, बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ये बात हो गई पूरी। किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। डीएल है तो रेखीय समाकलन हो गया। जैसे अभी पढ़ा था तुमने गॉस के नियम में, क्या पढ़ा था? बंद परिपथ में पृष्ठीय समाकलन था, उसमें डीएस था, ये तो था ईडीएस है ना। और किसके बराबर था? गॉस की प्रमेय, क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो, या सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। कैपिटल क्यों लिया था? ये था गॉस की प्रमेय, आगे नहीं थी। तो ये अब यहां पे क्या है? कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के व्युत्क्रम के बराबर था। कौन? किसी बंद पृष्ठ का विद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन। ऐसे है ना, तो क्षेत्रफल है, इसलिए पृष्ठीय। लंबाई है तो रेखीय। वो पढ़ा था आवेश का रेखीय घनत्व, पृष्ठीय घनत्व, आयतन घनत्व। तो डीएल के लिए क्या लगाएगा? रेखीय। और क्षेत्रफल की क्या लगाएगा? पृष्ठीय। समझ गए? तो किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, निर्वात की चुंबकीयशीलता तथा उस बंद परिपथ में बहने वाली कुल धारा के गुणनफल के बराबर होता है। यह है एम्पियर का परिपथीय नियम। फिर से सुनो,
किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, निर्वात की चुंबकीयशीलता तथा उस बंद परिपथ में बहने वाली कुल धारा के गुणनफल के बराबर होता है। किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, निर्वात की चुंबकीयशीलता तथा उस बंद परिपथ में बहने वाली कुल धारा के गुणनफल के बराबर होता है। समझ? तो ये रूल है। चलो अब लिखाते हैं। किसी बंद परिपथ में, हाँ पहले ये लिख लो यहाँ पे नीचे को, और इसे देखते जाओ, लिखवाते जाओ। बताइए, किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन, किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का मान, किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का मान, निर्वात की चुंबकीयशीलता तथा उस परिपथ में बहने वाली कुल धारा, कुल विद्युत धारा के गुणनफल उतार लो। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। इसका पहला अनुप्रयोग हम लिख रहे हैं। अनंत लंबाई का कोई चालक तार है और उसके कारण हम d दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो हेडिंग है अनंत लंबाई के आवेशित तार के अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। चलो, अब ये अनंत लंबाई का चालक तार हो गया। इसमें I मान की धारा बह रही है और इस चालक तार के बिंदु O से D दूरी पर एक बिंदु P है। D दूरी पर क्या है? एक बिंदु P, जहां पर हमें क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली। लंबवत दूरी पर है P बिंदु। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है? किसी बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ में बहने वाली कुल धारा तथा निर्वात की चुंबकीयशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। चलो, I मान की धारा बह रही है
एम्पियर का परपथीय नियम लगाने के लिए ये परिपथ इसके लिए बंद होना चाहिए। तो हम एक बंद परिपथ की कल्पना कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे करके इसके चारों ओर एक वृत्त मान ले रहे हैं। अब ये परिपथ बंद हो गया। कैसा हो गया परिपथ? ठीक है, ये परिपथ कैसा हो गया? इस तरीके से ये बंद परिपथ हो गया। अब बंद परिपथ पे यहाँ पे अल्पांश लेंगे। कौन है ये? डीएल। ये जो अल्पांश है वो क्या है? डीएल है। अल्पांश डीएल है। अब इसमें धारा आई बह रही है। इसमें धारा आई बह रही है। तो रूल क्या कहता है बताओ? अंगूठा धारा की दिशा में रखो। तो घूमी उंगलियां क्या बताएंगे? चुंबकीय क्षेत्र की। तो उंगलियां कहाँ जा रही है? अंदर की ओर। अब अंदर की ओर हम वो तो बोर्ड के अंदर तो नहीं दिखा सकते, तो हम ऐसा कर रहे हैं, तिरछा करके खींच लेते हैं। ऐसे करके एक लाइन खींच लीजिए आप। ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया बी, और इसी डायरेक्शन में कौन होगा? डीएल। डीएल और बी एक ही डायरेक्शन में होंगे, यानी थीटा जो होगा डीएल और बी के बीच का थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। क्या होगा? 0 डिग्री। तो एम्पियर का परपथीय नियम क्या कहता है? एम्पियर का परपथीय नियम कहता है कि समाकलन v डॉट dl बराबर होगा μ0 इंटू सिग्मा i। यही तो होगा। b डॉट है तो कॉस आता है डॉट में, तो क्या आ जाएगा? b dl कॉस थीटा μ0, और सिग्मा i केवल i है, i हो गया। थीटा यहां पे 0 है, तो फिर क्या आएगा? b dl cos 0 μ0 i हो जाएगा। cos 0 का मान 1 होता है, तो क्या आएगा? b dl μ0 i। b कॉमन ले लो, तो अल्पांशों की टोटल लंबाई मिलके क्या बनेगी? ये पूरी परिधि बन जाएगी। और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r, और r तो है नहीं, यहाँ तो हमने d माना है, तो 2 पाई। हमें क्या पूछ रहा है? b। तो b का मान क्या आ गया? μ0 i बटे 2 पाई। और यही तो था अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान d दूरी पे। याद करो वो बायो सेवर्ट वाला। क्या था बायो सेवर्ट वाला? भूल गए? यहां से l दूरी पे हमने dl लिया था अल्पांश, फिर इससे से मिलाया था, है ना? इससे से मिलाया था, ऐसे करके आकृति बनाई थी। ये याद आया नहीं आया कुछ? ये θ1 था, ये θ2 था, ये π1 था, और ये वाला पूरा कोण ये 180 माइनस थीटा था। नहीं, ये थीटा था, तो ये 180 माइनस थीटा हो गया था, और ये दूरी दी थी। तो इसके कारण जब अनंत लंबाई ली थी, हमने कंडीशन निकाली थी, तब भी यही आया था। और एम्पियर के परिपथीय नियम से भी यही रिजल्ट आया। तो इससे करो तो बहुत कठिन पड़ेगा डेरिवेशन। अगर यही अनंत लंबाई का आता है तो तुम एम्पियर के परपथीय नियम से करोगे तो बहुत जल्दी समाप्त कर दोगे। ठीक है, 3-4 स्टेपों में खत्म हो गया, और उसमें बहुत बड़ा हुआ था। तो ये ध्यान रखो इस चीज को, जब बायो सेवर्ट से पूछे तभी करेंगे उससे, वरना एम्पियर के परपथीय नियम से आप डेरिवेशन को करे आए। समझ रहे? चलो ठीक। माना एक अनंत लंबाई का चालक तार जिसमें I मान की धारा बह रही है, बह रही है। तो चालक तार बनाइए अनंत लंबाई का इस तरीके से, और इसमें कितनी धारा बह रही है? I मान की धारा बह रही है। इस चालक तार के
बिंदु ओ से, अब इस पर एक बिंदु ओ मानो, ये बिंदु ओ हो गया, ठीक है। बिंदु ओ से कितनी दूरी पे, डी दूरी पे, बिंदु ओ से डी दूरी पर एक बिंदु क्या ले रहे हैं, पी है। इस दूरी पर एक बिंदु ये ले लिया हमने पी, जहां क्या ज्ञात करनी है, जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। देखो जैसा चित्र बनाया वैसे लिख दो, ठीक है। यहां तक बात हो गई क्लियर। अब क्या करेंगे, बिंदु P से होकर जाता हुआ D त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ खींचते हैं, काल्पनिक वृत्त खींचते हैं। बिंदु P से होकर जाता हुआ D त्रिज्या का काल्पनिक वृत्त खींचते हैं। खींच दो काल्पनिक वृत्त। बहुत जल्दी गया, ये डीएल हो गया। बंद कर दो इसे, डैग बंद करा दो, डैग बंद करा दो यार। ये क्या हो गया P, और थीटा यहाँ पे 0 डिग्री। अभी बिंदु P से होकर जाता हुआ D त्रिज्या का काल्पनिक वृत्त खींचते, खिंच गया। अब क्या लगाओगे आप, एम्पियर का परपथीय नियम, एम्पियर के परपथीय के परिपथीय नियम से क्या कहता है, अच्छा यहां पे बोलो थीटा कितना है, 0 डिग्री है, तथा सिग्मा आई कितना है, आई है, मान लगा दो। तो ये आ जाएगा बी डी एल कॉस थीटा बराबर म्यू 0 इंटू आई, और थीटा का मान लगाओ आप, बी डी एल कॉस 0 म्यू 0 इंटू कॉस 0 का मान 1 होता है, सही है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बी डी एल बराबर म्यू 0, बी बाहर ले लो, बंद समाकलन डी एल बराबर म्यू 0 आई, परंतु बी डी एल कितना हुआ, इसका मतलब होगा परिधि, यानी 2 पाई आर, तो 2 पाई डी हो जाएगा, आर तो है नहीं, आर भी ले सकते कोई बर्फ दिक्कत नहीं, अगर आर ले लिया आपने त्रिज्या तो यहाँ आर आ जाएगा सूत्र में, उससे कोई फर्क नहीं, ठीक है। 2 पाई डी, तब यहाँ पे बी की जो वैल्यू आ जाएगी ये 2 पाई डी आ जाएगी बराबर म्यू 0 आई। हमें बी चाहिए तो बी का मान आ जाएगा म्यू 0 आई बटे 2 पाई उतार।